प्रकाश के अपवर्तन में एक बहुत छोटी बिंदु कल की क्लास में हम लोग छोड़ दिए थे, उसको देखते हैं। प्रकाश की अपवर्तन की घटना को तो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि किसे कहते हैं ना, समझ गए हैं ना। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने पथ से विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। हम कल आपको चित्र बना करके अपवर्तन की घटना को दिखाए थे और बताए थे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी और किस दिशा में होगी तो अभिलंब की ओर। और उसी के अपोजिट में बताए थे कि जब सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। इतना तक की कंसेप्ट क्लियर थी। एक कंसेप्ट यह बताना बाकी था कि यदि कोई प्रिज्म से प्रकाश गुजरे, क्या चीज़ से, प्रिज्म से, तब प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरेगी तब जो अपवर्तन की घटना होगी उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए अपवर्तन की घटना प्रिज्म से जब जाएगी, यह एक प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म है, तो इसके अंदर का यह भाग खोखला नहीं है, भरा हुआ है। यह भाग जो है कांचे से ये सब भरा हुआ है, खोखला प्रिज्म नहीं है, भरा हुआ है। अब इससे प्रकाश जब हम गुजारेंगे, चूँकि यह कांच है, पारदर्शी माध्यम है, तब प्रकाश आएगी, कांच में जाएगी और कांच से फिर बाहर भी हो जाएगी। तो प्रिज्म के बाहर का जो यह जो मीडियम है, यह जो माध्यम है, यह कहलाएगा कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। और जस्ट इसी के सामने वाला जो प्रिज्म रखा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे क्या, सघन माध्यम। प्रिज्म हो जाएगा सघन माध्यम, अब बाहरी जो वातावरण है यह हो जाएगा विरल माध्यम। इधर हवा है। अब देखिए यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण को प्रिज्म पर लाए हैं, ठीक है। अब प्रकाश की किरण को प्रिज्म पर लाए तब प्रिज्म के बाहरी जो सतह इस सतह पर पड़ेगी तो यहीं पर ना अभिलंब खींचा जाएगा। तो अभिलंब लंबवत होती है ना। अब यहाँ पर हम लोग के पास जो त्रिभुज जैसा प्रिज्म बना हुआ है, इस प्रकार का जो प्रिज्म बना हुआ है, तो इस पर अभिलंब यदि हमें दिखाना होगा तो अभिलंब कैसे दिखाएंगे, इस रेखा पर अभिलंब दिखाना होगा तो इस तरह से अभिलंब खींचेंगे, खींचेंगे कि नहीं, कैसे खींचेंगे अभिलंब, बीच से, यहाँ से ऐसे। अच्छा, तो ये तो अभिलंब हुआ, बहुत सुंदर बात है। ये अभिलंब इस रेखा के लिए हो गया, हम इस रेखा पर अभिलंब दिखाना चाहते हैं, किधर, ऐसे से ऐसे होगा ना। अच्छा, ये अभी जो दिखाए से गलत हो गया, बोलो ना जल्दी से, यह गलत हो गया कि ठीक है, ठीक था। यहाँ पर प्रिज्म ये जो है सतह, इस पर लंबवत ऐसे दिखाना पड़ेगा। इस सतह पर लंबवत दिखाना होगा तो ऐसे दिखाना होगा, इस सतह पर लंबवत दिखाना होगा तो ऐसे दिखाना होगा। इधर से गया इस पर लंबवत 90 का कोण, ये बीच में इधर से गया यहाँ पर 90 का कोण, इधर से बीच में आया यहाँ पर 90 का कोण। इन लंबवत दिखाने की दिशाएं हैं। तो यहाँ पर यह प्रकाश की किरण जो गई है प्रिज्म पर, तो इधर में यह प्रकाश की किरण जो है बाहर में, इसे कहा जाता है श्वेत प्रकाश। क्या कहा जाता है, श्वेत प्रकाश। अब यह प्रिज्म की जब सतह पर गए तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे हम लोग। क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। अब जब अभिलंब हो गया तो यहाँ से इस किरण की हम लोग एक बार तक कल्पना करेंगे कि इसकी जो वास्तविक मार्ग थी वह क्या होगी। तब वास्तविक मार्ग इसकी यही होती, दिखाई दे रहा है ना वास्तविक मार्ग। अब दूसरे स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि यह वास्तविक मार्ग से न जा करके क्या होती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है ना। और यह अभिलंब बना है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, इसका मतलब यहाँ से होकर के निकलेगी, यहाँ से होकर के निकल करके यहाँ तक जाएगी। तो झुक गई, तो झुकने के बाद कांच में यह किरण यहाँ से गुजरी है इस पथ से, ये अभिलंब है तो अभिलंब के नजदीक आई कि अभिलंब से दूर हटी, अभिलंब के नजदीक आई। अब कांच में अभी है, फिर यह कांच से प्रिज्म से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो बाहर निकलेगी तो अभी तो इसका मार्ग यहाँ है, तो फिर यह इस सतह पर रुका हुआ। अब इस सतह से फिर क्या होगा कि यह अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी,
तो इस सतह पर भी एक अभिलंब खींचा जाएगा, यहाँ पर भी एक अभिलंब इधर से खींचेंगे हम लोग इस तरह से, यह अभिलंब खींचा गया। अब इस अभिलंब से क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से फिर से प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी, तो यह प्रकाश की किरण इधर ना जा करके अभी जैसे ऐसे जा रही है, यह यदि सीधे कल्पना किया जाए तो ऐसे चली जाती ना, लेकिन यह इधर भी नहीं जा करके क्या होगी, अपवर्तित होकर के यह इधर की तरफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो यह हो गया। यहाँ से हम लोग क्या देखें, प्रिज्म से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कैसे होता है। दो जगह अपवर्तन हो गया, एक बार इस सतह पर और एक बार इस सतह पर। एक बार सघन माध्यम में प्रवेश करते समय और एक बार हुआ है अपवर्तन सघन माध्यम से बाहर निकलते समय, दो बार अपवर्तन की घटना हुई। अब इस घटना को, इस दृश्य को, इस आकृति को देख करके एक विशेष सीख यह मिलती है कि प्रिज्म में ना प्रकाश की किरण की जो अपवर्तन होती है वह अपवर्तन की दिशा हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर होती है। किधर होती है? प्रिज्म के आधार की ओर। प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होती है प्रिज्म के आधार की ओर। यह जो प्रिज्म है हम लोग के पास सामने बना हुआ, इस प्रिज्म का यही ना आधार है। तो एक बार यह किरण की दिशा देख रहे थे ऊपर की दिशा में, लेकिन यहाँ से अपवर्तन हुआ नीचे की दिशा में, तो आधार की दिशा में झुका। और दूसरी स्थिति में अपवर्तन हुआ तो और आया नीचे की दिशा में, मतलब और आधार की दिशा में आया। अब यहाँ से एक चीज और हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा कि किसी भी लेंस में न होती है प्रकाश की अपवर्तन, तो लेंस में भी प्रकाश की अपवर्तन प्रिज्म की भांति ही होती है। प्रिज्म में जिस प्रकार से अपवर्तन की दिशा प्रिज्म के आधार की ओर होती है, उसी तरह से लेंस में भी अपवर्तन लेंस में बने प्रिज्म के आधार की ओर होती है। एग्जाम्पल में देखिए कैसे समझेंगे हम लोग। आपके सामने हम एक लेंस बना दिए। लेंस पहचानते हैं? कौन सा लेंस बना है? उत्तल लेंस बना है। अब उत्तल लेंस का ई क्या कहलाएगा बुआ? मुख्य अक्ष कहलाएगा ना। अब यहाँ पर हम एक प्रिज्म बना दिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रिज्म बना दिए। प्रिज्म का निर्माण हो रहा है, बताइए तो प्रिज्म का निर्माण हुआ कि नहीं? एक और इससे बड़ा प्रिज्म यदि हम बनाना चाहे तो यहाँ से बना देते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से प्रिज्म बनेगी। ये प्रिज्म बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अच्छा, हम एक प्रिज्म यहाँ बनाना चाहते थे, प्रिज्म इधर बना। इसमें और बड़ा प्रिज्म बनाना चाहेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हम यदि प्रकाश की किरण को इस लेंस से गुजारे, एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारेंगे, एक प्रकाश की किरण को यहाँ से गुजारेंगे, तो हम अभी आपको बताएं लेंस कांच का बना हुआ हो और यह विरल माध्यम से प्रकाश की किरण लेंस पर आई है, तो इस प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होगा हम आपको यहाँ से बताए कि आधार के दिशा में होगा। तब प्रिज्म का आधार तो नीचे था, यहाँ जो प्रिज्म बना है इसका आधार क्या है? यही ना है। तो आधार की दिशा में अपवर्तन होगी, तो यहाँ से अपवर्तन होगी आधार की दिशा में, तो यह चली जाएगी इधर की तरफ। यह अपवर्तित हुई कि नहीं? यह जो प्रकाश की किरण आई है यह, तो यह भी इसका आधार तो यह है, तो इसका अपवर्तन भी आधार की दिशा में होगा, तो यहाँ से इस दिशा से यहाँ पर जाएगी। अब हम आपको बताएं कि नीचे से यदि कोई प्रकाश की किरण हम लाते हैं इस लेंस पर, तो इसका अपवर्तन किस दिशा में होगा? आधार की दिशा में। तो इसका आधार तो इधर है, किरण यहाँ से आई है, तो इसका अपवर्तन इसी दिशा में ना होगा, तो इसको यहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे इस दिशा में, यह अपवर्तन हो गई। फिर दूसरी किरण हम यहाँ से यदि गुजारते हैं तो यहाँ पर आ गए लेंस पर, तो इसके इस यहाँ से देखा जाए कि यह प्रिज्म का निर्माण होता है, तो इसका आधार तो यह बन रहा है, तो इसका अपवर्तन भी किधर होगा? आधार की ओर, मतलब यहाँ से इधर की ओर होगी और सभी जाकर के एक बिंदु पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप यह बात जानते हैं कि यह लेंस कौन सा था? उत्तल। लेंस से प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन हुआ हमेशा किस दिशा में? आधार की दिशा में, प्रिज्म के आधार की दिशा में। तो सभी का अपवर्तन होकर के यहाँ पर एक बिंदु पर आकर के सभी किरणें क्या हो गई? मिली। तो इसे हम लोग इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। इस बिंदु को क्या कहेंगे? अब हम लोग कहेंगे कि यह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करती है।
उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करती है। और दर्पण में पढ़े थे हम लोग, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसारित करती है। और उत्तल लेंस में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करती है। एक बिंदु पर एकत्रित करने का मतलब अभिसारित करना। तो यहाँ से हम लोग एक विशेष चीज क्या सीखे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होता है वह आधार की दिशा में होता है। अभी हम आपको उत्तल लेंस से दिखा दिए। एक अवतल लेंस से यदि दिखाए तो अवतल लेंस की आकृति आप लोग के ध्यान में होगा, यही है अवतल लेंस। चलिए यही है अवतल लेंस। अब यहाँ से हम प्रिज्म बनाना इसमें शुरू करेंगे। पहले तो एक मुख्य अक्ष बना देते हैं। प्रिज्म बनाना शुरू करेंगे तो प्रिज्म बनेगी ऐसे करके, एक प्रिज्म ऐसे बनेगी, और इससे बड़ा प्रिज्म बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनेगी, और इससे बड़ा प्रिज्म बनाना चाहेंगे तो और ऐसे से लेकर के ऐसे तक आएगी। यही ना प्रिज्म बनेगा। इधर से प्रिज्म बनाएंगे तो सेम वही बातें होगी, प्रिज्म बन रहा है। इधर से और बड़ा प्रिज्म बनाना चाहेंगे ऐसे बनेगी, और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहेंगे ऐसे बनेगी। सभी का आधार क्या है, यही ना है। इस प्रिज्म के लिए भी आधार यही होगी, ये दूसरे प्रिज्म के लिए भी आधार यही होगी, तीसरे प्रिज्म के लिए भी आधार यही होगी। अब प्रकाश की किरणों का इस लेंस पर आपतित कराएंगे तो एक किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण जब आएगी तो सभी किरणों का अपवर्तन किस दिशा में, आधार की दिशा में। तो यहाँ से क्या होगी, आधार है ना, हाँ आधार की दिशा में चली जाएगी, यह आधार की दिशा में चली जाएगी, यह आधार की दिशा में चली जाएगी। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर तो यह भी आधार की दिशा में चली जाएगी, यह भी आधार की दिशा में, यह किरण भी आधार की दिशा में अपवर्तित होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि अवतल लेंस क्या करती है, अब प्रकाश की किरणों को फैलाती है। अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश की किरणों को फैलाती है। तो फैलाने के कारण लेंस में इसे हम लोग क्या नाम करेंगे, किस नाम से जानेंगे, अपसारी लेंस। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होती है वह हमेशा प्रिज्म के आधार की दिशा में होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आगे की कड़ी में देखते हैं अपवर्तन से संबंधित बिंदु। प्रकाश की अपवर्तन की नियम को देखना है। तो सुनिए, अपवर्तन जो होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। सुनिए, जिस तरह से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दो नियम देखे हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा दे दीजिए, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। देखिए अपवर्तन के नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हम लोग आकृति से देखेंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए यह एक कांच बना दिए, क्या है, कांच है। यहाँ से एक आपतित किरण यहाँ पर आ गई कांच पर, तो यह आपतित किरण है। कांच की सतह पर आई तो सतह पर क्या होगी, एक अभिलंब होगी, और इस किरण की वास्तविक दिशाएं जो होगी थी वह यह थी। यह किरण क्या हो गई, अपवर्तित होकर के ऐसे चली आई, तो अपवर्तित होकर के आई तो अभिलंब की ओर आई। आपतित किरण, अच्छा ये जो किरण निकली यह वाला किरण, इस किरण को कहा जाएगा क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अभिलंब। क्या कहा जाएगा, अभिलंब। और यह जो आई है इस किरण को क्या कहा जाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण। और बीच में क्या है, अभिलंब, यह है अपवर्तित किरण।
अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोण कहाँ बन रहा है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोण बन रहा है। इस कोण को कहेंगे कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई से। एक इसमें कहलाएगी अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। इसे सूचित किया जाता है आर से। यह कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण आई कहलाया अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन के दूसरा नियम बताता है क्या? दूसरा नियम में कहा गया है आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। अपवर्तन के दो नियम में पहला नियम देखे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम में बताया जाता है कि जो आपतन कोण हुआ आई और यह अपवर्तन कोण हुआ आर, यह दोनों की जाया का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक के रूप में होता है। तो दूसरा नियम हम लोग लिखेंगे कैसे? आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया जिसे हम लोग सूचित करेंगे साइन आई से। आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। याद रखना है अपवर्तन के दूसरा नियम, आपतन कोण की जाया साइन आई, अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे लिख करके कैसे बतलाया जाता है? साइन आई अनुपात साइन आर बराबर में एक नियतांक म्यू होता है। क्या होता है? म्यू होता है। और इस नियतांक को, इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल ने जो नियम दिए अपवर्तन के संदर्भ में वो क्या बताए? वो बताए कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक के रूप में होता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि म्यू एक नियतांक है। वह क्या है? अपवर्तन नियतांक है। नियतांक है, अपवर्तन नियतांक है। म्यू कैसा नियतांक है? अपवर्तन नियतांक है। प्रकाश की कौन सी घटना पर रहा है? अपवर्तन। तो अपवर्तन के संदर्भ में दिए गए नियतांक अपवर्तन नियतांक कहलाया। इसे अपवर्तन नियतांक को ना डायरेक्ट कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है, अपवर्तनांक। और इसे सूचित किया जाता है क्या चीज से? म्यू से। अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है म्यू से। अब अपवर्तनांक क्या होती है? लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग प्रकाश में जो अपवर्तनांक होती है यह क्या होती है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को जान लीजिए। शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक क्या होती है? किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होती है? तो कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है।
इस यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इस अपवर्तनांक के लिए एक व्यंजक प्राप्त होता है म्यू बराबर सी बटा भी, जहाँ पे सी क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात करके कटने वाला रहेगा, काट देंगे, जो प्राप्त होगा हम लोग को वह उस माध्यम का अपवर्तनांक प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे।